मित्रों नमस्कार। मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए कई आयोग बने। सबसे महत्वपूर्ण आयोग था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। दोस्तों, एक जमाना आजादी से पहले की अगर बात करें तो भारत में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति आज की तुलना में कई गुना बेहतर थी। सच है, आजादी के बाद क्यों आई गिरावट? कौन है इसका गुनहगार? तो आज हम केवल आर्थिक, सामाजिक स्थिति तो सर्वविदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिति में जो विगत 30-35 वर्षों के अंदर गिरावट आई है कि आज कोई भी राज्य ले लीजिए आप, चाहे मुसलमानों की आबादी कितनी भी क्यों ना हो, उनकी आबादी के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, असम की बात कीजिए, दक्षिण भारत के राज्यों की बात कीजिए। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को उम्मीदवार ही नहीं बनाती, कांग्रेस पार्टी मुसलमान को उम्मीदवार बनाने से डरती है। डरती इसलिए है कि मुसलमान उम्मीदवार जहां कहीं भी होंगे वहां पर हिंदुओं का जातिगत बैरियर जो होता है वो टूट जाता है और वहां सीधा मुकाबला हो जाता है सांप्रदायिक आधार पर। तो इसीलिए कांग्रेस भी मुसलमान को उम्मीदवार बनाने से डरती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गुजरात विधानसभा का। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि किस प्रकार से 2002 के बाद से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की संख्या, मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटाती गई। आप उत्तर प्रदेश का पिछला लोकसभा चुनाव याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी ने मात्र 4 मुसलमान उम्मीदवार उतारे उत्तर प्रदेश में, मात्र 4, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% है। तो जब समाजवादी पार्टी 60+ सीटों पर चुनाव लड़ रही थी दोस्तों, तो कम से कम 12 लोकसभा सीट पर तो मुसलमान को उम्मीदवार बनाना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मात्र 4 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया। तो कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी विपक्ष में है, मुसलमान को उम्मीदवार बनाने में हिचकती है। मजबूरी में ही कांग्रेस मुसलमान को उम्मीदवार बनाती है और परिणाम क्या है कि लोकसभा से लेकर, विधानसभा से लेकर राज्यसभा तक हर जगह मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। स्थिति यह है दोस्तों कि जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जैसे राजनीतिक दल जो कि माई समीकरण के लिए जानी जाती है, मुसलमान जोड़ यादव, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदुओं में यादवों की आबादी जाति के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ी आबादी है। तो मुस्लिम यादव जब गठजोड़ की बात होती है दोस्तों, तो ऐसा कई चुनाव में प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मिला है, जिसमें जब आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने मुसलमान उम्मीदवार बनाए हैं तो यादव जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। मुसलमानों ने भले ही आरजेडी और समाजवादी पार्टी के यादव उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी जाति का उम्मीदवार हो, उसको उसकी जाति देखे बगैर वोट दिया है, लेकिन जब कभी भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया आरजेडी ने और समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने, तब यादव जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट किया। कई लोकसभा, विधानसभा चुनाव का परिणाम उसका उदाहरण है। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि लगातार एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये सब कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों की ये राजनीतिक स्थिति हुई, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और ये क्षेत्रीय दल से ज्यादा बीजेपी ये आरोप लगाती है कि मुसलमानों की, चाहे वो सच्चर कमेटी की आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का मामला हो, चाहे मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी में कमी का मामला हो, हर मामले पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी क्षेत्रीय दल ये आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति में दिन प्रतिदिन घटता गया, मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। दोस्तों, असली कारण क्या है?
असली कारण अगर देखेंगे दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा, आप धैर्य रखिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों यह कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट देने से एकदम मना कर दिया। यह हुआ है नरेंद्र मोदी के युग में। उससे पहले क्या होता था, याद कीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी में भी कई मुसलमान हुआ करते थे दोस्तों। जब राम मंदिर का आंदोलन अपने परवान पर था, तब भी भारतीय जनता पार्टी सिकंदर बख्त को मंत्री बनाया करती थी, याद होगा। भारतीय जनता पार्टी में आरिफ बेग जैसे पुराने नेता हुआ करते थे, मुजफ्फर बेग जैसे पुराने नेता हुआ करते थे, रिजवी साहब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के निकटतम मंत्रियों में हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में भी मोहसिन रजा मुसलमान मंत्री हुआ करते थे, इस बार भी एक मुसलमान मंत्री है। मुख्तार अब्बास नकवी, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की पहली सरकार हो, उसमें मंत्री थे। शाहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में प्रमुख मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी कई मुसलमानों को सम्मानित जगह दिया जाता था। लगातार लंबे समय तक सिकंदर बख्त उपाध्यक्ष रहे, आरिफ बेग रहे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग, बिहार में भी अगर बात करेंगे, अगर देखेंगे तो कई ऐसे नेता रहे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है काम करते रहे। लेकिन अब स्थिति क्या है? एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी में भी मुसलमान नेता हुआ करते थे, आज मुसलमानों का कांग्रेस में भी कोई नेता नहीं है। तो गुनाहगार कौन है? कब से इसकी शुरुआत हुई? दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे अगर, तो इसकी शुरुआत होती है 1990 में। 1990 में इस देश के अंदर दो प्रकार की राजनीति की शुरुआत हुई। सबसे पहले 1989 में राम मंदिर का आंदोलन की शुरुआत हुई, शिला पूजन की शुरुआत हुई विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में। 1989 में पूरे देश भर में रामशिला पूजन का आयोजन हुआ। समाज के अंदर ध्रुवीकरण होने लगा, कई जगह दंगे हुए, यह सब कुछ चल रहा था। उसी रथ पर सवार होकर 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता दल के साथ गठबंधन में, सीपीआई सीपीएम के साथ गठबंधन में, याद रखिएगा 1989 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ था, जिसमें जनता दल, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल केंद्र में थी, सेंटर में, मध्य में। एक तरफ लेफ्ट साइड, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टियां थी, एक तरफ कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टियां, सीपीआई सीपीएम सीपीआईएमएल जैसी पार्टियां। उस समय सीपीआईएमएल नहीं हुआ करती थी दोस्तों। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाएं साइड विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों की पार्टी जनता दल के एक तरफ कौन था? वाम मोर्चा यानी कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीएम, और दक्षिणपंथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। दाहिना हाथ विश्वनाथ प्रताप सिंह का कौन? बीजेपी। 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 1989 के लोकसभा चुनाव में रामशिला पूजन के रथ पर सवार होकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और कम्युनिस्ट पार्टियों का कंधा पाकर 2 सीट से 89 सीट तक पहुंची थी। कितनी सीट पर पहुंची थी? 2 सीट से 89 सीट पर। भारत की राजनीति में आज जो आप भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देख रहे हैं, जो आज भारत की राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति का प्रभाव देख रहे हैं, उस प्रभाव का बीजारोपण हुआ था 1989 के लोकसभा चुनाव और 1990 के विधानसभा चुनाव, जब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। याद रखिएगा कि 1989 में बिहार में 1990 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पहले लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल डेब्यू कहां हुई थी?
पॉलिटिकल डेब्यू हुआ था समाजवादी युवजन सभा के नेता के रूप में, छात्र नेता के रूप में। वो एबीवीपी, बीजेपी के छात्र संगठन, आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी के साथ गठबंधन में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीता था लालू यादव ने। यानी लालू यादव को नेता बनाने में, छात्र नेता के रूप में स्थापित करने में एबीवीपी का सर्वाधिक योगदान था। एबीवीपी के समर्थन से ही लालू प्रसाद यादव छात्र नेता बने थे और विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भाजपा के समर्थन से बने थे। और यही लालू प्रसाद यादव, बीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी से 89 सीटों की पार्टी बनी थी, याद रखिएगा। तो 1989 का लोकसभा चुनाव वो टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। किसके सहारे? उसके बाद जब 1991 का लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों, चूंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी, बीजेपी ने सरकार गिराई, समर्थन वापस लिया। जब लालकृष्ण आडवाणी को लालू यादव ने गिरफ्तार किया। लालू यादव ने क्यों गिरफ्तार किया? अगर गिरफ्तार नहीं किया होता तो हो सकता था कि लालकृष्ण आडवाणी इतने बड़े हीरो नहीं बन पाते। गिरफ्तार इसलिए किया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच प्रतिद्वंदिता थी, कट्टिस थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि अजीत सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन चंद्रशेखर की सहायता से मुलायम सिंह यादव ने बीपी सिंह के कैंडिडेट, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अजीत सिंह को पटकनिया मार दिया था। पहलवानी करते थे मुलायम सिंह यादव, पटकनिया मारा था। उसका बदला लेने के लिए बीपी सिंह ने देवीलाल के शिष्य लालू प्रसाद यादव को तोड़ लिया था और लालू प्रसाद यादव से लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया था, इसलिए जिससे कि मुलायम सिंह यादव लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार नहीं कर सके, क्योंकि वो रथ जाना था कहां? अयोध्या। कल्पना कीजिए कि अगर वो रथ यात्रा पूरी हो जाती, लालू यादव नहीं गिरफ्तार करते, मुलायम सिंह यादव नहीं गिरफ्तार करते, तो यकीन मानिए दोस्तों कि अयोध्या में लाठीचार्ज नहीं होती, न गोलीकांड होता। लालू यादव से मुसलमानों का बड़ा नेता बनने के लिए मुलायम सिंह यादव ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार सेवकों पर गोली चलवा दिया, जिससे कि चूंकि लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था, तो गिरफ्तार करके लालू यादव हीरो बन गए थे। उससे पहले मुसलमान कांग्रेस के परमानेंट वोटर हुआ करते थे। कांग्रेस का समीकरण था सवर्ण, दलित और मुसलमान का। तो मुसलमानों को कांग्रेस से छीनने के लिए होड़ मची हुई थी लालू यादव में, एनटी रामाराव में, मुलायम सिंह यादव में, ज्योति बसु में। ये सब के सब, ज्योति बसु भी 1989 के बाद ही दोस्तों बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बांग्लादेश में सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शुरुआत कर दी थी, मुसलमानों को खुश करने के लिए। एक कंपटीशन मचा देश के अलग अलग राज्यों में कि कौन है मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता। और ये जितनी प्रतिद्वंदिता हो रही थी, कोई पार्टी कह रहा था कि मुसलमानों को हम 4% आरक्षण देंगे, दूसरी पार्टी कहती थी कि हम 6% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को। यानी एक होड़ मची कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल की, जब बाद में एनसीपी बनी तो एनसीपी की, कई मुस्लिमवादी पार्टी, दलितवादी पार्टियों ने होड़ मचा दिया। कांग्रेस से टूटकर पार्टियां अलग अलग बनने लगी, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी, और सबके अंदर होड़ मची। कोई मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन, कोई 6% रिजर्वेशन, कोई मुस्लिम स्कॉलरशिप चालू कर रहा है, कोई मुसलमान छात्राओं के लिए खजाना खोल रहा है, कोई उकसावे के लिए हिंदुओं को, हिंदुत्व को गाली दे रहा है, कोई भगवा आतंकवाद बता रहा है। इस प्रकार की होड़ मच गई मुसलमानों को खुश करने के लिए। लेकिन इन सब की प्रतिक्रिया क्या हो रही थी? अंदर अंदर एक तूफान हिंदुओं के अंदर एक जग रहा था कि यार सबके सब केवल देश में 14% मुसलमानों के नेता बनने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए होड़ मचाए हुए हैं। और ये वो होड़ था दोस्तों जिसकी प्रतिक्रिया में इस देश के अंदर एक हिंदू वोट बैंक जन्म ले रहा था। जिस प्रकार से कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसों को फंसाया गया मुंबई बम ब्लास्ट के, मालेगांव बम ब्लास्ट में, जिस प्रकार से अगर
अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो यकीन मानिए जो प्लानिंग थी दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम जैसे लोगों की, उसमें पूरी प्लानिंग थी कि भारत की सेना के कुछ अधिकारियों को ही संघ आरएसएस के कुछ पदाधिकारियों के साथ जोड़ दिया जाए। कई लोगों से मोहन भागवत का नाम लेने को कहा गया, दबाव बनाया गया, उसकी पिटाई की गई, टॉर्चर किया गया। तो ये सब काम कौन कर रहा था? तो अगर गौर से देखेंगे तो ये सभी मुस्लिम राजनीति के गुनहगार हैं। इन सबों की राजनीति जो होड़ मचाया इन लोगों ने, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इन लोगों ने काम कोई नहीं किया था, एक भी काम नहीं किया मुसलमान समाज के लिए। मुसलमान समाज की वास्तविक आवश्यकता क्या थी? वो आवश्यकता जिसके तरफ सच्चर कमेटी ने इशारा किया था। सच्चर कमेटी ने क्या कहा था कि मुसलमान समाज शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं आजादी के बाद। क्यों पिछड़ गए? दोस्तों याद रखिए आप, आजादी से पहले अंग्रेजी शिक्षा के मामले में, विज्ञान की शिक्षा के मामले में मुसलमान आज की तुलना में कहीं आगे थे। लेकिन आजादी के बाद मुसलमान छात्रों के लिए कहा गया कि केवल मदरसा ही उनकी शिक्षा का रास्ता मदरसा की तरफ ही जाता है। समाज को जब सेकुलर बनाने की आवश्यकता थी, सर्वसमावेशी बनाने की आवश्यकता थी, तब अलग अलग जाति वर्गों के लिए अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने की होड़ मची हुई थी इस देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, और ऐसे ताकतों को बराबर तुष्ट किया जा रहा था। अलगाव का बीजारोपण हो रहा था, अलगाववादी शक्तियों को नैतिक समर्थन दिया जा रहा था। कौन लोग थे ये लोग? कौन लोग थे ये लोग जो बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में बता रहे थे कि सोनिया गांधी उस रात सो नहीं सकी थी? तो ऐसे तत्व जितने भी थे ये सभी के सभी असली गुनहगार हैं। असली गुनहगार ना भारतीय जनता पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी है। असली गुनहगार ये सभी लोग हैं, और ये सभी लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़ में शामिल थे। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करते समय तर्क का ध्यान जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।